नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय हम लोग बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में इस समय हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, और आज ये हम लोगों का थर्ड लेक्चर है। जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही देख पा रहे होंगे, इसका मतलब इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 01 एंड 02 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया करके बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है वो सब, क्योंकि उसमें हम लोग बीएचयू के जो डिफरेंट कोर्सेज, मैथ, बायोलॉजी, नर्सिंग एंड एग्रीकल्चर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पर उसका आंसर्स बताया गया है। आई होप कि अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। तो ग्रेविटेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। देखते हैं कि आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा, ओके, क्योंकि एक अलग से अपना रफशीट बना के आप उसमें पूरा प्रीवियस ईयर्स बना सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में नए नए कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होते रहते हैं, जो हो सकता है मे बी आप नहीं पढ़े उसमें, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चंस। जैसा कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, रोकें और क्वेश्चंस को पढ़ के और ऑप्शन को सेलेक्ट करो। ठीक है, जैसा कि मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके बाद में फिर हम आपको सोल्यूशन बता ही रहे, फिर आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। स्टार्ट करें, ओके। 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ रेडियाई इन रेशियो 1:4, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स इज। देखो, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों को फॉलो किया है तब अब तक आपका ये ऑप्शन आ चुका होगा कि इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। अगर नहीं देखा तो ठीक है, यहाँ पर भी हम बता देते हैं कि जहाँ पर हम हमेशा कहते हैं ना कि जहाँ पर टाइम पीरियड, जहाँ पर क्या दिख जाए आपको, टाइम पीरियड एंड रेडियस, आप वहाँ पे कैपलर्स लॉ लगा दो। क्या लगा दो आप? जहाँ पर आपको आवर्तकाल और आपको मिल जाए त्रिज्या, वहाँ पे आप तुरंत क्या लगा दो? कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ क्या कहता है? कैपलर्स लॉ कहता है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R³ के। हाँ, T1/T2 इसका स्क्वायर बराबर R1/R2 का क्यूब। बताइए, यही तो हुआ। अच्छा, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो T1/T2 R1/R2 का होल क्यूब। मतलब क्या हुआ? 1:4 का रेशियो है ना, तो 1/4 3/2 ये हो गया। T1/T2 क्या हो गया? 1/2 2 into 3/2। ओके, तो यहाँ से दोस्त हो जाएगा T1/T2 = 1/8। तो T2 क्या हो जाएगा आपका? 8T। पहले वाला कितना था? T था, तो यहाँ से आपको मिला 8T। तो या फिर 80 हो गया, या फिर यहाँ से T1:T2 निकला था। पूछा क्या था? ये पूछा क्या था? अगर देखो, सबसे पहले क्या दिया है? 1:4, मतलब T1:2 1:8। आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर T2:T1 पूछता तो हम लोग लगाते 4th ऑप्शन, बट इसमें हम लोगों को कौन सा ऑप्शन लगाना है? सी ऑप्शन, क्योंकि हमारा रेशियो आ रहा है 1:8। आई होप कि आपका भी सी ऑप्शन सही हुआ होगा। अगर आपका भी सी ऑप्शन सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका ऑप्शन सही था या नहीं। अच्छा, ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पढ़िए और समझिए। देखिए क्या लिखा है। वीडियो को पॉज करें, रोकें और लगाएं। 1 2 3 लेट अस सी। ए सिंपल पेंडुलम हैज़ ए टाइम T1। एक सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, इसका आवर्तकाल T1 है। व्हेन सरफेसेस, मतलब जब वो पृथ्वी के सतह पर है। हाँ, ठीक है। एंड T1, मतलब ये T2 होगा, ठीक है, ये T2 हो जाएगा। एंड T2 और T2 हो जाता है व्हेन टेकन टू ए हाइट R, मतलब जब उसको सरफेस से R ऊपर हाइट लेते चले, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर लेकर चले जाते हैं, तब वो हो जाता है T2। अच्छा, तो क्या होगा? और R हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, और वैल्यू ऑफ T1:T2। अच्छा, तो क्या है वो हमारा? सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए एक सिंपल सा हमको पता होता है फार्मूला। व्हाट इज दैट फार्मूला? दैट फार्मूला इज दैट T = 2π √L/G। ठीक है,
टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। एक बात बताओ, g की वैल्यू क्या होगी? आप लोग जानते हो g की वैल्यू होती है कैपिटल G m/r में स्क्वायर। इस वैल्यू को ले जाके जब हमने यहाँ पे रखा तो हमको मिला t इज इक्वल्स टू 2π√L/G m ऊपर चला गया r स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं? जी एम यहाँ पे रखा, r स्क्वायर ऊपर चला गया। हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया? t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r की, बाकी सब कांस्टेंट। मजा आया? देखो कैसे कोरिलेट करके और हम लोग फार्मूले निकाल लेते हैं। तो T1/T2 क्या हो जाएगा? पहले r था, जब r था तो कितना था? T1 था, और उसके बाद 2r हो गया, तो r से r कट्टी कुट्टा। तो पूछ क्या रहा है? T2/T1, तो क्या हो जाएगा? 2/1। सिंपल पेंडुलम के लिए हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। तो क्या मजा आया? मजा आया ना? आपका भी ऑप्शन नंबर 20 सही था। कमेंट के माध्यम से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही था। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही था, ठीक है ना? तो ये T1 T2, अच्छा T1 T2 था, तो उसी हिसाब से आप लोग अपना T1 T2, अच्छा वहाँ पे T2 और T1 होगा, क्योंकि देखो T डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्या किया? T इज इक्वल्स टू 2π√L/g हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने g की वैल्यू रखा Gm/r² हो गया, होता है। इसको हमने रखा Gm/r² ऊपर चला गया, ठीक है ना? उसके बाद हमको क्या मिला? उसके बाद हमको मिला T इज इक्वल्स टू 2π√L/r² में Gm हो गया। अच्छा, ये हो गया, हमको मिल गया ना? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? T1/T2 इज इक्वल्स टू क्या दे सकते हैं? बताइए, यहाँ से क्या ले सकते हैं? R1/R2 ले सकते हैं। तो R हमारा क्या था? जब हमारा पृथ्वी के यहाँ सरफेस तक था, ठीक है ना? यहाँ तक था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? R2 हमारा बदल गया, R तो यहाँ तक आया, फिर उसके बाद हम लोगों ने R डिस्टेंस उसको ऊपर कर दिया। कितना कर दिया हम लोगों ने उसको? R डिस्टेंस ऊपर कर दिया। अच्छा, ठीक है। और ठीक है, जी की वैल्यू हम लोगों ने सही रखा है कि नहीं? इस बात को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जी की वैल्यू हम लोगों ने सही रखा है कि नहीं। हम लोगों की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है? यही होती है ना, Gm/r में स्क्वायर। बताइए, यही होती है ना? तो चलिए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में थोड़ा सा एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2/T1 हो जाएगा, ठीक है ना? ये छोड़ दो, अगर T1 T2 पूछा है, वैसे मेन जो क्वेश्चन आया था आपके शायद बीएससी मैथ में, वो T1/T2 था। तो यहाँ पे आपको क्या निकल रहा है? देखो हमने क्या निकाला, नहीं तो लोग कहेंगे कि सर अगर वही था तो हम क्या लगाते? तो लगा लो ना, कौन टेंशन तुमको दिया है? बताओ कहाँ गया? 1/2 पॉइंट में 5 कहाँ गया? चलो लगाओ 0.5, क्या दिक्कत है? मतलब लेकिन मेन क्वेश्चन था T2/T1, बी ऑप्शन उसका सही था। कोई बात नहीं, आई होप कि आपका इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अगर आपने इसको अब मान के ही आपने लगाया होगा, क्योंकि फर्स्टली मैंने बताया नहीं था कि T2 होगा, तो आपका ऑप्शन बी आया होगा, सॉरी डी ही आया होगा, ठीक है ना? चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्यों? देखो, ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। वीडियो को पॉज करके पढ़ो, बढ़िया से लगाओ 1 2 3, ओके। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिख रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले सुनो। ए उपग्रह जिसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है, एक चक्कर लगाने में 3 घंटे का समय लेता है। जब त्रिज्या r है, जब रेडियस r है, तब वो टाइम कितना लेता है? 3 घंटे का लेता है टाइम। कितना दोस्त, कितना टाइम लेता है वो? 3 घंटे का। और ये भू स्थिर उपग्रह की वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, अगर त्रिज्या इतनी हो जाती है, तब बताओ अगर त्रिज्या इतनी हो जाती है, अच्छा वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या अगर इतना है, तो r का मान कितना होगा? जिस पर वो पहले घूम रहा था, जिस पर वो क्या कर रहा था? पहले घूम रहा था। जिस पर क्या कर रहा था? वो पहले से घूम रहा था। चलिए यहाँ से हमको पता चल गया ना। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, हमने कहा था जब कहीं भी आपको टाइम पीरियड, आवर्तकाल और त्रिज्या के बीच में संबंध मिले, धड़ाक से लगा दो कैपलर्स लॉ, डायरेक्ट अब हम रखेंगे कैपलर्स लॉ बराबर क्या होता है? R1/R2 के पावर में
3/2। पहले देख लो, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी दिया हो, हमने देख लिया कि अच्छा हाँ हमको मिल गया 2 त्रिज्या और 2 मिल गया आवर्तकाल, हमने धड़ाक से उठा के लगा दिया। बताओ, तो ऐसा भी आपको नहीं होना चाहिए कि कुछ भी और देख लो, अगर हो सकता है कुछ और भी दिया हो। अच्छा, तो ये हमको दिया है T1 और T2, वैल्यू रखो। नेक्स्ट पेज बताते नहीं तो यहाँ पे घाव माव हो जाएगा। देखो T1 अपॉन T2 R1 अपॉन R2 की पावर में 3/2। अब देखो दोस्त, 24 घंटा जब रहा होगा, बताओ जब ये हमारा 24 घंटे रहा होगा। अच्छा ऐसे सोचो, जब हमारा 3 घंटा था, जब 3 घंटा था तो त्रिज्या R था, जब त्रिज्या R था तो 3 घंटा हो गया। और जब 42,000 था तो हम लोग सिंपल एज्यूम करेंगे, आप लोग ऐसे ही मान के लगाइएगा, या यहाँ से हटा दो, स्क्वायर लगा ही होता है इसके ऊपर, क्या दिक्कत है। अरे भाई फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, जब R तब 3 घंटे, जब R तो 3 घंटे, जब वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या 42,000 किलोमीटर तो कितना भी हो, जब यदि किसी भू स्थिर उपग्रह, तो भू स्थिर क्या करता है, वो पृथ्वी के ही बराबर टाइम पीरियड लेता है। जो हमारा होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, वो अर्थ के बराबर ही टाइम पीरियड वो लेता है। तो हम लोग 24 रख देंगे, बस क्या करना है, ये जाएगा 8 और 64, फिर इसके ऊपर लग जाएगा 1/3, तो यहाँ से मिलेगा 42,000 और अपान में R, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 = 4 to R, तो R = कितना जाएगा, मजा आया। बस कुछ नहीं था, बस हमको यही सोचना था कि जो जियो स्टेशनरी होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उनका टाइम पीरियड भी इतना होता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्त, 10,500। कमेंट के माध्यम से बताइए आपका ऑप्शन सही हुआ या नहीं हुआ। अब ये नहीं कि सर हमने लगाया आपने गलत लगाया था, हमारा 31,000 आ रहा था, 21,000 आ रहा था, ठीक है ना, हमने सही लगाया है बस। ओके, आप लोग भी, और हमने आपको बताया कि हमने आपको कैसा लगाया, ठीक है ना। तो अब आपको शायद डाउट ना रह जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इन जी, मास ऑफ मून इज 1/80 ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून इज 1/4। मतलब क्या है, ये कह रहा है कि भैया क्वेश्चन हमारा जो चंद्रमा जी हैं, चंदा मामा जो हैं, उनका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/80 है, उनके मास का 1/80 है और रेडियस भी 1/4 है। तो वहाँ पे कितना होगा मून के सरफेस पे गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, 2 लेक्चर हमने फॉलो कर लिए हैं सब चीज़, जी मून अपॉन जी अर्थ, क्या हो जाएगा MM अपॉन में ME लिखे दो यहाँ पे, और ऊपर चला जाएगा जो है RI अपॉन RM का स्क्वायर। तो यहाँ पे रखोगे आप 80, सॉरी यहाँ पे आप रखोगे MM अपॉन में 80R, अरे क्या लिख रहे हैं, MM, और ये हो जाएगा 4RM। तो क्या हो जाएगा यहाँ से GM अपॉन GE, RRM कटा, ये कटा 80 16 1/5, तो GM बराबर क्या हो जाएगा, अर्थ पे अगर G मान लें तो G/5 हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन नंबर C सही था? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या आपका भी ऑप्शन सही था। बहुत अच्छा सवाल था, कोई दम नहीं था। अब हम आते हैं अपने दम वाले सवाल पे। जो लोग कह रहे थे सर जी बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। ऑप्शन ज़रा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 लेट अस सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट के चारों तरफ हमारा जो है एक प्लेनेट मूव कर रहा है, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहा है वो। इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज स्मॉलर। जो उसका सबसे छोटा डिस्टेंस है, मान लो ऐसे है होगा आर, सन जी है यहाँ पे सन, तो मान लो ऐसे कर रहा होगा चक्कर, मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस है, तो ये कहा है आर है, और जो सबसे दूर वाला है वो कैपिटल आर है। फिर क्या कह रहा है? इफ़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज बी। तो जब यहाँ पे आर वाला है, जब से सबसे इसके नियर में था, पास में था, तो स्मॉल बी था, जब सबसे दूर रहेगा तो कितना होगा, वही हमको बताना है। समझे आप बात? नहीं समझे? फिर से समझा देते हैं।
सन महाराज हैं, सूरज भगवान हैं। इलिप्टिकल मतलब ऐसे बनता है ना, इलिप्टिकल ऐसे। तो जब सबसे उसके नज़दीक था तब उसका दूरी यहाँ से यहाँ तक सन से आर था, और उसका जो चाल था, वेग था, वो स्मॉल में भी था, सब स्मॉल स्मॉल। जब दूर था तो उसका रेडियस कैपिटल आर था। तो बताना जब दूर था तो तब उसमें वेग क्या होगा, तो मान लेते हैं कैपिटल वी वेग होगा, और क्या दिक्कत है भाई, मान लेते हैं ये होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे हो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे। हमने सबसे पहले कहा, हम हमेशा कहते हैं जहाँ पे आपका बुद्धि ना लगे तहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का नियम लगा दो। जहाँ पे कोणीय संवेग का नियम, जहाँ पे आपका दिमाग ना लगे कोणीय संवेग लगा दो। फिर हम लोग लिखेंगे क्या होता है, वो क्या होता है, आई ओमेगा आई बराबर में आई एफ एल ओमेगा एफ फॉर एलिप्टिकल पाथ। इस हाँ, लेकिन इसको लगाने के लिए भी ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं काम कर रहा तो उसको फॉर एलिप्टिकल पाथ। एक बात ध्यान देना, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, वैल्यू रखो, एम आर स्क्वायर क्लोजेस्ट वाला ओमेगा इनिशियल बराबर एम कैपिटल आर स्क्वायर मान लेते हैं, और ये हमारा हो गया ओमेगा एफ। बताइए क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं? क्या आपको हमारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं या नहीं? चलो एक बात बताओ, m से m कट्टी कुट्टा, आर स्क्वायर, एक बात तुमको पता है कि नहीं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये कोणीय वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी मतलब रेखीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, और ये क्या होता है, जिस पे चल रहे हैं वो पाथ का रेडियस, त्रिज्या। तो रख दो ओमेगा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा वहाँ से v। तो देखो हम लोगों ने क्या लिया है, स्मॉल b वाला, तो b अपॉन आर, और बराबर में हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल b वाला और अपॉन में आर वाला। तो ये कट्टी कुट्टी, ये कट्टी कुट्टी, तो स्मॉल में b अपॉन में r इज इक्वल्स टू अरे सॉरी, स्मॉल आर स्मॉल b बराबर में कैपिटल आर कैपिटल b। तो निकालना क्या है, कैपिटल B निकालना है, तो स्मॉल b स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R। आए हाय मेरा आंसर आए, हम खुश हो जाए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। ओ इसमें तो दिखाई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाए। क्या आपको समझ में आए? क्या किया हमने दोनों तरफ के कोणीय संवेग को बराबर किया, आई ओमेगा बराबर आई ओमेगा किया। इसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा कि ये फार्मूला होता है, और हमने फार्मूले में सारे क्वेश्चंस को रखा। मान लिया इधर वाला हमारा स्मॉल आर है, उधर वाला बढ़ के कैपिटल आर है, बस। तो आई होप आपका समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी लोगों ने सॉल्व किया होगा, आज सही में ईमानदारी से आया होगा, तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने घूमता टहलता आ गया है। कुछ नहीं, निकालना है जी का बीमा, तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, तो जी को लेकर आओगे इधर, तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m1 m2 हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस में 2 l में स्क्वायर, और m1 m2 m का स्क्वायर चला गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा m माइनस में 1 और l का क्यूब और t माइनस का 2। कौन सा गलत हो गया क्या? जी m1 m2 इधर आएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ की वैल्यू एम एल टी माइनस 2, आर का एल का स्क्वायर, m1 m2 m का स्क्वायर, m कहीं नहीं है, ऊपर हो जाएगा m माइनस वन, फिर एल स्क्वायर l3, और t कहीं नहीं है, t माइनस 2। ऑप्शन शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। तो चलिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ये कोई बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको मान लीजिएगा ऐसा, ठीक है।
तो हमने 2 बार चेक कर लिया, हमने हम कहीं गलत नहीं है। इधर लेकर आएंगे एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, फिर से चेक कर लेते हैं। एम एल टी टू माइनस टू होता है, एफ का कैसे लिखते हैं हम लोग, एम ए लिखते हैं ना, और ए का एल टी माइनस टू होता है। क्यों एक्सेलरेशन का क्या होता है, जैसे एफ फोर्स का निकालना हो कैसे निकालते हो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एम का हो गया एम, और ए का कैसे निकालते हो, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब p अपॉन टी होता है, और v का क्या होता है एल टी माइनस में 1, और t का क्या होता है t, तो एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू एम, एल टी माइनस टू हमने रखा है, आर स्क्वायर एल का स्क्वायर एम स्क्वायर एम माइनस वन एल का क्यूब टी माइनस टू। ठीक है, चलो आगे चलो, कोई बात नहीं, आगे चलो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर से क्या कह रहा है, एक हमारा प्लेनेट है जो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस आर में घूम रहा है, टाइम पीरियड टी है, अगर प्लेस्ड कर दिया जाए 4r में, पीरियड क्या हो जाएगा, कैपिटल लगा दो भैया, बहुत बढ़िया। सोचो कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये बार कितनी बार आ गया है क्वेश्चन, T1 अपॉन T2, ये सब जल्दी क्वेश्चन लगवाएंगे, R1 अपॉन R2 के पावर में 3/2। अच्छा, तो T था हमारा जब हमारा ये स्मॉल r था, T2 हम आपसे पूछ रहे हैं, T2 हम आपसे पूछ रहे हैं, और जब हमारा रेडियस कितना हो गया 4r, कितना हो गया 4r, तो चलिए 4r हो गया 3/2, r से कैंसिल, बचा 1/2 का क्यूब 8, अरे 1/2 का स्क्वायर को 2 से कैंसिल, 1/2 का क्यूब 1/8, तो T2 बराबर 80 आ जाएगा। नैना तुझे ढूंढती है नैना, T2 बराबर 80 आ गया। आई होप कि आपका भी सी ऑप्शन सही होगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलो आ गया बढ़िया क्वेश्चंस, जेई मेंस के क्वेश्चंस आ गए हैं जो 2019 9 जनवरी शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। क्या लिखा है, इन फॉर्म ऑफ जी, जी के रूप में एक जी हमारा क्या है, बहुत क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वही जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एच हमारा प्लॉन्क नियतांक है, प्लॉन्क कांस्टेंट है। सी स्पीड ऑफ लाइट है। द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है, जो हमारा टी है जी एच और सी पर डिपेंड करता है। मान लो कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वाई है और ये कहा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे करके। तो हम लोग 11 के सबसे पहला चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, बीमा को स्थापित करना। एलएचएस, इधर का बीमा, दाएं हाथ का बीमा, बाएं हाथ का बीमा बराबर हो जाए, फार्मूला हमारा सही है। उसके हम लोग क्या करते हैं, इसका बीमा निकाल के इसके कंपेरिजन करते हैं पावर्स का। अच्छा, डायमेंशन वाला भाई, तो इसमें क्या लिखा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्त, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी के पावर में ए मान लेते हैं, एच के पावर में बी मान लेते हैं, और सी के पावर में सी मान लेते हैं। ये हमारा बस, अब हमें निकालना है ए बी और सी की वैल्यू, तो फटाफट निकालते हैं ए और बी और सी की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, जैसा कि अभी हमने जी निकाला है, कितना आया है, एम माइनस में 1, ज़रा देख लेते हैं, और टाइम हमने उस पर दिया था निकालने में, तो कहाँ गया, हाँ, एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, एम माइनस 1 एल क्यूब और टी माइनस में 2। देख लें भैया, ये ना पता लगे वहाँ से हमने कुछ देखा और सोचा कुछ और, रखा कुछ और, हो एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। ठीक है, ठीक है, इसके पावर में ए लगा दिया हमने। चलो एच का बीमा कैसे निकालोगे, एच क्या होता है, यहाँ से देखो ई जी इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन न्यू हो जाएगा, और ई हमारा एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस में 2, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी राउट 1 अपॉन टी, टी मतलब टी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा दोस्त, एम एल स्क्वायर टी माइनस में 1। तो ये हो गया हमारा एच का बीमा। एच का बीमा क्या हो गया वहाँ से, एम एल स्क्वायर टी माइनस में 1, और सी की बीमा आप लोग जानते हो यार, एल टी माइनस 1 होता है, या उसमें झंझट नहीं करना है। तो टी की बीमा क्या होती है, टी होती है केवल, और यहाँ से हम लोगों निकाला, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट के है, तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, एम के पावर माइनस में ए हो जाएगा, एम के पावर माइनस में ए, एल के पावर में 3a, एंड टी के पावर में -2 है। और देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, m के पावर में b, l के पावर में 2b, तो m के पावर में b, l के पावर में, आप लोग और जल्दी जल्दी करना, हम तो बता रहे हैं आपसे, और t के पावर में माइनस में b, t के पावर में माइनस में b, कैलकुलेशन में मत गलती करना दोस्त, गड़बड़ा जाएगा। अब देखो l के पावर c, t के पावर माइनस में c,
L के पावर C और T के पावर में माइनस में C। इसको थोड़ा सा और इजी करो, एक में करो। अब देखो क्या करना है, ठीक है। m माइनस में a m b, तो मतलब m क्या हो गया, b माइनस में a, m माइनस में a m b, तो m b माइनस a, ठीक है। l l l, तो क्या हो रहा है, l हमारा हो गया 3a प्लस में 2b प्लस में c, प्लस में c। t का क्या हो जाएगा दोस्त, t का हो जाएगा माइनस में 2a और माइनस में b और माइनस में c, ये हो गया। अब रख दो वैल्यू, इधर क्या है b, इधर तो m हमारा 0 है, खाली t का पावर है, तो मतलब b माइनस में a बराबर 0, या इंप्लाई करता है ये a बराबर b, a बराबर b हो गया। 3a प्लस में 2b, और 2b को हमने लिख दिया a, तो 2a हो गया, और प्लस में c, चूंकि l भी इधर 0 है तो ये 0 हो गया, और 3a प्लस 2a 5a, तो यहाँ से इंप्लाई किया कि c इज इक्वल टू माइनस में 5a। हमने इसको रखा माइनस में 2a और माइनस में b और माइनस में c इज इक्वल टू 1। अब की बार 1 है, यहाँ पे 0 मत रख देना। माइनस में 2a माइनस में b, तो b बराबर भी a, तो हमने रख दिया a, और c बराबर माइनस में 5a, तो प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर में 1। तो माइनस में 3a और प्लस में 5a बराबर में 1, तो कितना हो गया, a बराबर, ये 2a बराबर 1, a बराबर हाफ, बराबर b, a और b ये दोनों हाफ आ गए, a और b, a और b, a और b, a और b आ गए हैं हाफ में, a और b, a और b आ गए हैं हाफ में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब हम लोग अगर c निकाल दें यहाँ से, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 5 अपॉन में 2, माइनस में 5 अपॉन में 2, माइनस में 5 अपॉन में 2। अच्छा, तो बताइए क्या हमने, एक बार पूरा कैलकुलेशन नज़र में डालिए, नज़र मिलाइए पूरे कैलकुलेशन से, बताइए क्या हम लोगों ने सही लगाया है, क्या हम लोगों ने सही लगाया है। देखो पूरा वहाँ से t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी ए के एच बी के माइनस में, अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही लगाया है ना, मतलब हम लोगों ने अपना ऑप्शन सही रखा है। मतलब पूरा प्रोसेस देखो भाई, कहीं भी अगर तुमने गलती किया, अगर तुमने कहीं भी गलती किया तो बहुत ही लंबा धोखा खाओगे। क्या हम इसको मिटा दें, अवश्य मिटा देते हैं, क्या जाए दूसरे पेज में, तो रख दो t बराबर के g के पावर में हाफ, h के पावर में भी b था तो हाफ, और c के पावर में माइनस में 5/2 था। तो दोस्त यहाँ से लिखो t इज इक्वल टू, के को ऐसे रहने दो, अंडर रूट जी एच लिख दो, अंडर रूट जी एच मतलब लिखो अंडर रूट जी, और c के नीचे लेकर 5 लिख दो। बताओ क्या हमें यही मिला था, हाँ यही मिला था, के अंडर रूट जी एच अपॉन सी के पावर 5, तो ए ऑप्शन जिसका आया था उसका सही हो गया था। बताइए, अरे देखो जी से रूट में हो गया, और माइनस में 5/2, तो नीचे गया प्लस में 5/2, और 1/2 फिर रूट सी लिखे, दोनों रूट में आ गया, प्लस में 5 आ गया। बताओ क्या मज़ा आया या मज़ा नहीं आया। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था, और ऐसे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर में तो दबा के पूछ लेता है, ठीक है ना, क्योंकि जी जो कैपिटल जी और एच है, इस प्रकार के आप लोग क्वेश्चन देखना कई साल पूछा है, 1-2 साल पूछता तो मानते भी कि चलो ठीक है 1-2 साल आ रहा है, अरे बार बार पूछ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन जेईई में 2019 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट में ही आया था। अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं, बताते हैं। 2 सैटेलाइट्स A एंड B हैव मासेज m एंड 2m। हमारे पास 2 उपग्रह हैं, एक का द्रव्यमान m है और एक का 2m है, मतलब एक का दूसरे से 2 गुना है। A इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड B इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। तो हमने क्या कहा, एक ग्रह A एक ग्रह B, एक का द्रव्यमान m दूसरे का द्रव्यमान 2m, एक का रेडियस r दूसरे का रेडियस 2r, मतलब एक का दूसरे के से 2 गुना है।
तो उनके आवर्तकाल का पूछ रहा है, नहीं सॉरी आवर्तकाल नहीं, टी से दिखाया काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी, ओहो काइनेटिक एनर्जी टी ए अगर हम लोग निकालें तो हाफ एम ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है किसी भी ग्रह की, किसी उपग्रह की ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, आर होता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, अरे यहीं पे रख दिए क्या, बी ए का स्क्वायर है, तो हम टी ए बराबर निकालेंगे तो हाफ एम ए जी एम अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस आर थी जब द्रव्यमान एम था। तो यहाँ से सही सही लिख लो यार, इतना बुरा लिखोगे कौन तुम्हारा लेक्चर देखेगा। कैपिटल में जी एम एम ए ऐसे लिख लो मन करे, बहुत अच्छी बात है। ये एम ई वाला होता है द्रव्यमान, मान कर बहुत लोग ई लिख देते, ठीक है। और 2 में आर, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान गए, सुला दिया इसको, चलो बेटा तुम सो जाओ। फिर हमने लिखा टीवी, आ जाओ निकाल लेते हैं टीवी टेलीविज़न, तो यहाँ से हम लोग हाफ, अब उसी तरह से पे लिख दो, देखो ऐसे लिखो, कैपिटल जी बदलने वाला नहीं है, कैपिटल एम बदलने वाला नहीं है, अर्थ वाला है। एम ए का जो था और बी का, बी वाला ए से दोगुना था, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2ma लिख सकते हैं। और रेडियस भी 2 टाइम ज़्यादा था, मन करे तो आर ए लिख लो, मन करे तो आर ए लिख लो, तो यहाँ पे लिख लेना 2 और इंटू में 2ra, तो 2 से कैंसिल हुआ, बराबर हमारा बन गया जी एम और एम ए और अपॉन में 2ra बराबर में टी ए, मतलब टी ए और टी ए के बीच में रेशियो कितना आ रहा है, डी आ रहा है। अरे कुछ था ही नहीं, फंसा दिया था, कुछ नहीं था, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन था, डी ऑप्शन दोनों का बराबर आ गया, T1 और T2 दोनों बराबर आ गया। तो चाहे आप यहाँ से याद कर लो, चाहे डायरेक्टली आप यहाँ से बना के याद कर सकते हो कि ये फार्मूला होता है हमारा। चले हम लोग, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। AI ट्रिपल 2012 का क्वेश्चन है, कह रहा है 2 कार है हमारे पास, एक का द्रव्यमान m1 एक का द्रव्यमान m2 है, और वो R1 R2 त्रिज्या के अलग अलग चक्कर काट रहे हैं। देयर स्पीड आर सच डैट दे मेक कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम t। उनकी ऑर्बिटल, उनकी स्पीड ऐसी है दोस्त, देयर स्पीड आर सच डैट दे मेक कंप्लीट सर्किल, मतलब अगर एक ऐसे सर्किल अगर बने हैं तो t टाइम में वो लोग एक साथ पूरा चक्कर करते हैं। अच्छा, तो उनका बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, एक बार बताओ। अगर ये ऐसा कह रहा है कि इक्वल टाइम में जा रहे हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ, किसी के लिए टाइम सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, कैसे, जब देखो यहाँ पे सेम टाइम में, देखो दे कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम टी, तो इसका सेम टाइम हो गया, तो क्या हम लोग कह सकते हैं उसका स्पीड सेम था, नहीं। अच्छा छोड़ो, अरे डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, पहले सुन लो, रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो इधर लग रहा है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, लिखते हैं AC = B²/R, फार्मूला होता है। हाँ सर जी होता तो है, हाँ होता है, हमको पता है कि वही होता है। अच्छा, अगर आपको पता है ये होता है, तो एक चीज़ बताओ, इसको आप लोग ले सकते हो V को R² ω²/R, तो R से कटता है, तो एक ये भी तो लिखते हो कि A = R ω², ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, A1/A2 = R1 ω1² R2 ω2²। बताओ, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो और देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। एक्चुअली में हिंदी मीडियम वाले वो पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब जो अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। हमसे क्या पूछ रहा है, वो अभिकेंद्रीय त्वरण पूछ रहा है दोस्त, क्या होगा अभिकेंद्रीय त्वरण, उसका बता दो, और वही वो आपसे जानना चाहता है। तो बताइए, देखो क्या हुआ यहाँ पर, ω1 = ω2 होगा,
कुछ लोग चौंक गए, नहीं माने, हम नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन सही हो गया R1 रेशियो R2। तो चलो अभी लगा देते हैं ऑप्शन। अब हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दूँ, फिर से लिखो वही। आपने हमसे कहा कि उनका स्पीड ऐसा है कि वो सेम टाइम में टी टाइम में जाते हैं। तो सेम टाइम में कैसे जाएंगे? टिक 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 टिक, वो भी 20 से जा रहा है, वो भी 20 से जा रहा है, दोनों का बराबर है। तो यहां से समझो बी दोनों के लिए बराबर, तो कांस्टेंट हो गया। तो एसी एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, अभी केंद्रीय त्वरण है, तो क्या हो गया A1 अपॉन A2 और बराबर यहाँ से क्या हो गया, अरे सॉरी मैं फिर से वही, आई एम रियली सॉरी, ओमेगा बराबर करो भाई साहब, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर यहाँ से। तो ओमेगा उसका बराबर हो जाएगा एंगुलर इस, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड होता है, कोणीय चाल होता है। सोचो क्या लिखा फिर से। Two cars of masses m1 and 2 are moving in circle of radii r1 r respectively. Their speed are such that they make complete circle in the, तो सोचो होता क्या है, एक ही वो ऐसा, इसका कहानी का मतलब ऐसा आ रहा है, एक ही पॉइंट पे मान लो ऐसे अलग अलग त्रिज्या में घूम रहे थे सब, मास m1 था m2 था, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन उनका सेम था, तो इसलिए उनका हम लोगों ने क्या कहा, एंगुलर स्पीड के लिए हमने उनका सेम कर दिया। अच्छा, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपको, ठीक है। समझना एक बार, नहीं समझ में आया होगा तो समझना एक बार। क्या हमने कहा, हमने बस यही कहा कि इनका क्या हो जाएगा, इनका R1 रेशियो R2 हो जाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे हैं बी क्यों नहीं बराबर होगा, है हमने माना बी के बारे में हम गारंटी आपको कैसे दें बताओ। बी क्या एक्सिस पर डिपेंड करता है? नहीं करता। हो सकता है कोनो 40 से भाग रहा हो, कोनो 50 से भाग रहा हो, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने पकड़ा, चलो भागो टिक 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 टिक, तो कितना रेंज भागो, तो वो सेम होगा तुम्हारा, लेकिन ये वो वाला सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे भी है ट्रिपल द्वारा 11 का क्वेश्चन है, कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेज m एंड 4m, दो बॉडीज हैं, दो हमारे पास पार्टिकल हैं जिनका एक का द्रव्यमान m और 4m है। मतलब ऐसे समझो आप, मतलब ऐसे समझो दोस्त, ऐसे है, एक मास m है और एक मास 4m है, और क्या कह रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो इज, वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं P, तो इस पॉइंट पे हमारा गुरुत्वीय विभवांतर कितना होगा। अगर इस पॉइंट पे जो P, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो हमारा गुरुत्वीय बल है, जो हमारा फील्ड बना हुआ है, ग्रेविटेशनल क्षेत्र, गुरुत्वीय बल, वो यहाँ पे जीरो है। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस यहाँ से x, अरे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे वैसे, तो इनका डिस्टेंस r माइनस में x हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इनका वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह का बराबर होगा, दोनों डिस्टेंस, तभी तो इधर से उधर से दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या हो जाएगा, जी m अपॉन में x स्क्वायर, जी 4m अपॉन में r माइनस में है x का स्क्वायर, और कट गया gm से gm, बचा ऊपर 4, पलट दो, या ऐसे करो 4 को इधर लेकर आओ, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट ले लो तो 2x बराबर r माइनस में x, यहाँ से मिला 3x इज इक्वल्स टू r, तो x इज इक्वल्स टू r/3, मतलब वो r/3 डिस्टेंस पॉइंट है जहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा, सॉरी फील्ड हमारा जीरो हो रहा है, जहाँ पे फील्ड हमारा जीरो हो रहा है। अच्छा, फील्ड के जीरो होने का मतलब क्या है, फील्ड के जीरो होने का मतलब है कि उस पर गुरुत्वीय जो है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, अच्छा नहीं, एक पोटेंशियल निकालना था P पर, पॉइंट P पर, तो हम लोग अगर इसे निकालें BP क्या हो जाएगा, माइनस में gm अपॉन में x, माइनस में gm, तो 4m हो जाएगा, g 4m अपॉन में
आर माइनस एक्स। बताइए क्या हमने फार्मूला सही रखा है या आप कोई अपने कॉपी में करेक्शन करना चाहते हैं, बताइए। तब तक हम पानी पी लें, पानी का प्यास लग गया है मुझे। बताओ 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 बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग बताइए जल्दी से कि अब आप लोगों के हिसाब से वहाँ पर क्या होना चाहिए। माइनस में जी हमने लगा दिया है, हमने लगा दिया वहाँ पे माइनस में जी एम अपॉन एक्स, और माइनस के साथ देखो क्या हुआ, माइनस में जी एम अपॉन एक्स माइनस में जी 4m अपॉन आर माइनस एक्स हमने जोड़ दिया प्लस माइनस होने की वजह से। अरे देखो मान लो इसकी वजह से ए लग रहा था, इसकी वजह से बी लग रहा था, दोनों हम ए प्लस बी कर दिए क्योंकि माइनस में रहता माइनस माइनस हो गया। बहुत बढ़िया। माइनस में जी एम एक्स की वैल्यू रखो r/3, तो क्या हो जाएगा r जब 3 रखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में 3 जी एम अपॉन में r, माइनस में जी 4m अपॉन आर माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स करोगे r माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 3r माइनस r 2r/3 हो जाएगा। तो फिर ऊपर जाएगा 3 और 12 हो जाएगा उधर, तो 12 जी एम अपॉन में 3r। तो आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके, आप लोग देख लीजिएगा कि यही आंसर आपका कौन सा इसमें से आपका माइनस 9 आना चाहिए शायद ना, क्योंकि यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका लेंगे तो 3r हो जाएगा, मतलब 3 3 3 9 और 9 माइनस 12 तो 12 हो जाएगा। अच्छा तो 4, अच्छा 4 टाइप का आएगा, कुछ 4 टाइप का आ रहा है ना। अरे देखो 3r हुआ यहाँ से, r से r कैंसिल हुआ 3, तो माइनस में 9 हुआ, माइनस में 9 हुआ, और यहाँ से माइनस में 9 और माइनस में 12 हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोगों को जो भी वहाँ से निकल के आएगा r माइनस 3। बस यहाँ पे एक बात देखना कि r x माइनस में r था ना, यहाँ पे कहाँ गया, r माइनस एक्स था, r माइनस एक्स था, क्या था r माइनस में x, तो r माइनस r/3, तो 3r माइनस r/3, तो क्या हो गया 2r/3। तो यहाँ से अच्छा यहाँ से 2r है, 2r/3 होगा। अब कितना हो जाएगा 2r, यहाँ पे रखो माइनस में 6 माइनस में 12 माइनस में 12, तो माइनस में 12 और माइनस में 6 माइनस में 18 और अपान में 2 तो 9 वही। अच्छा ठीक है, माइनस में सी, यही ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है ना। अच्छा लगा, चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, उसी हिसाब से हम कॉन्सेप्ट आपको बताना था, हमने बता दिया आपको। एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, मतलब ये पूछ रहा है, ये बताओ कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसका अगर हम लोग घनत्व तो निकालें तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अच्छा ये पूछ रहा है घनत्व। अच्छा जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। जिसने पहले लेक्चर फॉलो किया वो अपना आराम से बता देगा। जी अपॉन में आर स्क्वायर, और एम को अगर हम लोग लिखें 4/3 पाई आर क्यूब, और इनटू में डेंसिटी, मेन डेंसिटी यही होती है, घनत्व तो यही होता है। अच्छा हमने क्या लिखा, मास को हम लोग लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो जी बराबर यहाँ से हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा 4 अपॉन में 3, और ऊपर क्या लिखेगा जी आर स्क्वायर से काट देना तो आर आ जाएगा, और क्या। अच्छा यहाँ से 3 आया, नीचे कुछ बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 4 ऊपर 4/3 हो गया, आर स्क्वायर से हमने कट कर दिया, हटाओ इसको, तो 4/3 आगे लेकर आए। अच्छा ऊपर पाई बचा हुआ है, अभी पाई बचा हुआ है, तो 4/3 लिख दिया, पाई लिख दिया, जी लिख दिया, आर लिख दिया, और इनटू में रो लिख दिया। ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रो या रो बोलते हैं, ठीक है। तो रो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, कहाँ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। बताओ अच्छा लगा, क्वेश्चंस कैसा लगा आपको, क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा ना। तो चलिए हमें अपने प्यारे से कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा कि इस ग्रेविटेशन का ये लेक्चर्स आपको कैसा लगा, पिछले वीडियो की भांति, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोग इसका एक प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और मेरे वीडियो को एक कंटिन्यूटी बनाकर फॉलो कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट, नए थ्योरी, नए चैप्टर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।